आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर हम्माद रज़ा है और मैं लाहौर में गुज़श्ता 25 साल से एज ए जनरल सर्जन काम कर रहा हूँ। अभी मैं कैंसर केयर हॉस्पिटल लाहौर में एज ए सीनियर सर्जन काम कर रहा हूँ और मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हैं, सर्जरीज़ हैं, वो हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कैंसर के बारे में बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको इस टॉपिक की मिथ समझ नहीं आएगी। तो मैं टर्न बाय टर्न मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपके सामने रखूँगा कि सबसे पहले हम बताएंगे कि कैंसर है क्या चीज़ और ये क्यों होता है। तो देखिए कि हमारी बॉडी जो है, इसके जो सेल हैं, ये हर वक्त रेप्लिकेट होते रहते हैं। नए सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल टूट के ख़त्म होते रहते हैं। कुछ चीज़ों में, कुछ ऑर्गन्स में ये चीज़ें रेप्लिकेशन बहुत स्पीड से होती है, कुछ में नहीं होती। मसलन हमारी स्किन है, तो हमारी स्किन बड़ी तेज़ी से शेड ऑफ होती है और नई स्किन बनती है। हमारे बाल जो हैं ये उगते हैं, आगे से कटवा लिए जाते हैं, नए उगते हैं। ब्रेन के सेल ऐसे सेल हैं जो कि रेप्लिकेट नहीं होते, बहुत मिनिमल रेप्लिकेशन है। तो ये जो नए सेल्स का बनना है, ये एक ख़ास रिदम से हो रहा होता है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से इसको हुक्म दिया है, उस तरीके से ये रेप्लिकेट होता रहता है। लेकिन अगर ये रेप्लिकेशन, नए बनने वाले सेल बहुत ज़्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाए और जो एक अपनी लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीज़न है उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएं, तो अब वहाँ पर वही चीज़ गिल्टी की शक्ल में नमूदार हो जाएगी और उसको हम ट्यूमर कहेंगे। तमाम ट्यूमर कैंसर्स नहीं होते, ठीक है। कैंसर आमतौर पे उसको कहा जाता है जिसको जड़ों वाली रसौली कहते हैं, और कुछ ट्यूमर्स हैं जो कि बिनाइन हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी है। सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि ये होता क्यों है, ये रेप्लिकेट क्यों होते हैं सेल, तो मैं मिसाल दिया करता हूं कि जैसे आप नया जूता लेके आते हैं, उसको पहनते हैं और वो लेदर का शू है और आपके पाँव की छोटी उंगली की इस टिप के ऊपर बार बार रब होता है, तो अब उसके रिस्पॉन्स में वहाँ पर इरिटेशन की वजह से, बार बार इरिटेशन की वजह से वहाँ पर सेल रेप्लिकेट होंगे और छोटी की उंगली के ऊपर एक छोटी सा चंडी जिसको बोलते हैं वो बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वो स्कैब सा बन जाएगा एक। अब वो नॉर्मल सेल जो थे उनकी ग्रोथ इस वजह से ज़्यादा हो गई क्योंकि जो बाहर से होने वाली इरिटेशन थी उसके रिस्पॉन्स में वो सेल्स की तादाद बढ़ी और वहाँ पर एक चंडी नुमा चीज़ बन गई जो आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता पेनफुल हो गई। इसी तरह से हम बॉडी में मुख्तलिफ बाहर से आने वाले एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी को किसी भी वजह से इरिटेट करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, वो हमारे बनने वाले सेल्स को रेप्लिकेट ज़रूरत से ज़्यादा करवा देते हैं। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की बीमारी में पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका। जिस वक्त हम स्टूडेंट्स थे, हम बुक्स में पढ़ते थे जो कैंसर 60 साल की उम्र के बाद में होते थे, अब वो 9 साल के बच्चे में भी अपीयर हो रहे हैं। मुख्तसरन इसको बताएंगे कि ये मेनली कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो रहे हैं। अब कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो कि हार्मोन्स के एक्सेस की वजह से बढ़ते हैं। मसलन ब्रेस्ट का कैंसर है फीमेल्स के अंदर, ओवरीज का कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है। भैंस को टीका लगाने के बाद दूध निकाला जाता है, उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। जब डेली बेस पर एक बच्ची वो दूध पिएगी जो कि हार्मोन्स लगा के निकाला गया है, तो उस दूध का कुछ ना कुछ असर बच्चियों में आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, बच्चियां जिस वक्त बलूगत की उम्र में आएंगी तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएंगे और उनके चेहरे पर बाल उगने शुरू होंगे, मोटी होना शुरू हो जाएंगी, माँ नहीं बन सकेंगी। और वो क्या जहर पी रही होती हैं। अपनी तरफ से हम बहुत भी खालिश दूध लेके आएँ, लेकिन ये ना पता हो कि पीछे से टीका लगा कर निकाला गया था, तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकेंगे। मुर्गियाँ जो हम बच्चों को देते हैं, इसको भी जो फीड दी जाती है उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, उनको इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। तो ये हैं डाइट की वजह से होने वाले कैंसर्स। इस तरह से ये तो ब्रेस्ट और फीमेल्स के मैंने आपको बताया। अब जो कोलोरेक्टल है, क्योंकि हम बेसिकली ब्रेस्ट और अंतड़ियाँ और फीमेल्स के जो अंडेदानी बच्चेदानी इन कैंसर्स को डील करते हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बता सकते हैं।
تو جو अंतड़ियाँ اور पखाने वाली नाली इस जगह के कैंसर्स हैं, ये ज़्यादातर हमारी डाइट की वजह से हो रहे हैं। प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गरम गरम चने लेके आए जाते हैं प्लास्टिक शॉपिंग बैग में, और वो चने प्लास्टिक के बैग समेत माइक्रोवेव में रख दिए जाते हैं, दोबारा गर्म किए जाते हैं, और वो बारीक बारीक पार्टिकल्स प्लास्टिक्स के उसके अंदर शामिल होते हैं। और खेत के अंदर जब सब्ज़ी बनती है, सब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है, उसको मंडी में लाया जाता है और उसको फ्रेश रखने के लिए उसके ऊपर फिर स्प्रे किया जाता है। इसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस वजह से जो हम डाइट्स खा रहे होते हैं, उस वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर मुसलसल इरिटेशन होती है, और उस इरिटेशन की वजह से वहाँ कैंसर डेवलप होता है। तो ये चंद एक वजूहात थी जो मैंने आपको कैंसर्स की बताई, और बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे पास मुख्तसर वक्त है तो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें कुछ बता रहा हूँ जो आपकी समझ में आ सकें। तो अब इसके अलामात क्या हैं? ढेर सारी वीडियोज़ इसके बारे में आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। ब्रेस्ट के अंदर फीमेल्स में देखा जाए तो उनको कोई ना कोई गिल्टी नमूदार होती है जिस पे वो शुरू में गौर नहीं करती। हमारे कुछ सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि फ़ीमेल्स बताते हुए घबराती हैं, किसी से जिक्र करते हुए शर्माती हैं। फिर वो किसी हकीम बाबे के पास जाएंगी, दम दरूद करवाएंगी, और एट द एंड हमारे पास तब पहुँचेंगी जब वो बढ़ चुका होगा। इसी तरह अगर आप कोलोरेक्टल देखें, मीन अंतड़ियाँ और पखाने वाली नाली तक का रास्ता, तो इसमें आप देखिए कि अगर किसी भी वजह से आपके बॉडी के जितने सुराख हैं उसमें से खून आए, मसलन आपको उल्टी के ज़रिए बार बार खून आ रहा है, आपको पखाने के ज़रिए खून आ रहा है, या आपको अचानक कोई हैज़र्ड सी चेंज फील हो रही है, या आपका वेट पिछले 6 महीने में 10% ऑफ द टोटल बॉडी वेट से ज़्यादा गिर गया है, जिसकी और कोई वजह समझ नहीं आ रही, तो ऐसी कोई भी सूरत हाल हो तो आप अपने जहन में रखिए कि कैंसर वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर दिखा लीजिए। कैंसर का जो डायग्नोसिस है अब तो बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम बड़े टाइम से आपको बता देते हैं कि आपको खुदा न खास्ता कैंसर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद बायोप्सी कर ली जाती है, छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी बात मैं बताने लगा हूँ, कैंसर अगर ब्लड कैंसर नहीं है, जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इस किस्म का कैंसर नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो हैं, जो किसी रसौली की शक्ल में आपकी बॉडी में हैं, इनका ट्रीटमेंट बेसिकली सर्जरी है। 90% ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर इज़ द सर्जरी। ये जो कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, फिर टारगेटेड सेल थेरेपी है, फिर इम्यून थेरेपी है, ये सारे के सारे सर्जरी के साथ एडजुवेंट हैं। हम जब तक सर्जरी करके उस कैंसर को टोटली निकाल नहीं देते, ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकती। कैंसर का मर्ज़ बिल्कुल काबिल इलाज है, सिर्फ उस सूरत में कि अगर आप वक्त पे आके डॉक्टर को दिखाएं। हमारे पाकिस्तान में इग्नोरेंस है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लोगों में सेल्फ डिनाइल है। एक शख्स ये कहता है कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता, मैं तो अच्छा खासा था। तो ये सेल्फ डिनाइल की जो फेज़ है, इस डिनाइल की वजह से ख़ुद को वो लेट कर बैठते हैं, और फिर जिस वक्त कैंसर के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो ये फैल चुका होता है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हमने सबसे पहले इसकी स्टेजिंग करनी होती है। स्टेज 1, 2, 3 और 4 के कैंसर होते हैं। स्टेज 1 और 2 वो स्टेज है जिसमें कैंसर 100% काबिल इलाज होता है। स्टेज 3 और स्टेज 4, इसमें भी इलाज किया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। अगर हमारे पास कोई स्टेज 3 का कैंसर आता है, मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट का कैंसर है, तो पहले तो ये था कि जितने पेशेंट्स होते थे उनकी ब्रेस्ट उतार दी जाती थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। अब हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम ख़वातीन की छाती को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर स्टेज 3 के ऊपर पेशेंट हमारे पास आती है, तो हम पहले कीमोथेरेपी से उसको डाउन स्टेज करते हैं। जिस वक्त वो 3 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उसकी उतनी सी गिल्टी निकालते हैं जितना कैंसर है, उससे 1 सेंटीमीटर ऑल अराउंड निकाल कर उसका टेस्ट करवा के, और अगर उसकी बगल के अंदर लिम्फ नोड्स यानी कि बगल की गिल्टियाँ भी मौजूद हैं तो उसको अलग से निकाल लेते हैं। और फिर जो माइक्रोमेट्स, ऐसे कैंसर के सेल जो कि ब्लड की नालियों के थ्रू या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आगे फैल रहे होते हैं, उसको हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से जला लेते हैं।
تو پلیز اگر آپ میں سے اس طرح کے پرابلمس کا کوئی بھی شخص شکار ہو تو آپ فوراً سرجن کے پاس جائیں. اور آخری بات بہت ضروری ہے کہ ایسے سرجن کے پاس جائیں جس کو کینسر کی سرجری کرنے کا ایکسپیرینس ہو. ہر سرجن نے یہ پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ سرجری کیسے کرنی ہے، لیکن سرجری وہی کر سکتا ہے جس کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایک شخص جو ہے ڈیلی بیس پر 4 5 ایک ہی طرح کے آپریشنز کر رہا ہے، اور ایک سرجن جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد اس طرح کا آپریٹ کرتا ہے. دونوں کے کام میں فرق ہے. ایک شخص کا ڈھیر سارا ایکسپیرینس ہے اور ایک شخص 6 مہینے بعد کرتا ہے. وہ دونوں کو آپ موازنہ نہیں کر سکتے، بھلے دونوں نے سیم بکس پڑھی ہوئی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو اس طرح کے کوئی بھی پرابلمز ہوں تو آپ وقت پہ آ کر ہم سے رابطہ کریں. شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.